भाई वो तो कुछ पे राम कौन समझ रहा है। तो अब हम आते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस हवाले से नर्व इम्पल्स हमें सीखना है, पर उसकी थोड़ी सी एक बेसिक सीखनी है। जैसे कि आपको पता है, कल एक दो दिनों से हम न्यूरॉन पढ़ रहे हैं, उस न्यूरॉन के हवाले से कि न्यूरॉन का काम होता है कि सिग्नल या मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल्स को कंडक्ट करते हैं। न्यूरोगिलिया में नहीं, न्यूरॉन में ये एबिलिटी होती है कि सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट करते हैं या उनको ट्रांसफर करते हैं। तो जाहिर है उसके लिए एक एनर्जी का होना जरूरी होता है। एनर्जी होगी तो सिग्नल से एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसी एनर्जी या उसका जो पोटेंशियल है वो न्यूरॉन के पास किधर होता है, कहाँ पे होता है। तो ये हमारी बुक वगैरह की टर्म्स नहीं है, बुक के अंदर ये लाइन्स ऐसी नहीं है, पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो अगर सबसे पहले आपके जहन में होगा तो होपफुली आगे आप पूरी मैकेनिज्म को समझने में आपको आसानी होगी। जो एक न्यूरॉन रेस्ट में है उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। न्यूरॉन जो अभी अनस्टिमुलेटेड है, रेस्ट में है, कोई उसको स्टिमुलस नहीं मिलता है, उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। और ये पोटेंशियल एनर्जी आगे कहाँ पे इस्तेमाल होगी? पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल होगी यूज टू सेंड सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यही न्यूरॉन का काम है कि सिग्नल को कंडक्ट करना या एक जगह से मैसेज दूसरी जगह तक लेके जाना। यकीनन उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी उसकी कहाँ पे मौजूद होती है कि पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। दिस एनर्जी रिजाइड्स इन इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस। क्लियर हो गई बात कि ये एनर्जी है कहाँ? इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस के अंदर वो एनर्जी मौजूद है, इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस। यकीनन आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, चार्ज की एक सेपरेशन भी होती है, डिफरेंट चार्जेस भी होती है, एक मीडियम और दूसरे मीडियम में अलग अलग जैसे चार्जेस हैं। अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे न्यूरॉन की जितनी भी लेंथ, फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन की लेंथ है, ये एक न्यूरॉन की जैसे इंटायर लेंथ है, तो इस न्यूरॉन का इनसाइड और आउटसाइड उनके अंदर चार्ज की डिफरेंस है। बिकॉज इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन उसके अंदर अलग चार्ज होगी, और आउटसाइड जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो एनवायरनमेंट होता है उसकी चार्ज अलग होगी, और जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूरॉन का उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर चार्ज अलग होगी। सबसे पहले ये आप क्लियर कर ले कि जैसे न्यूरॉन का काम होता है, न्यूरॉन का काम होता है कि सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट करना या ट्रांसफर करना, और उसके लिए जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को हम जैसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस की सूरत में होती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस की सूरत में होती है। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस किस तरह से, जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूरॉन का, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होती है, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या एनवायरनमेंट है वो उस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो अब जिस तरह से एक लफ्ज हमने सीखा कि न्यूरॉन का जो बेसिक काम होता है टू कंडक्ट द सिग्नल, उसके लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी किस में मौजूद है? इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस की सूरत में मौजूद है। ये चार्ज डिफरेंस कैसे स्टेब्लिश हुआ है? बिकॉज इंटरनल जो एनवायरनमेंट है साइटोप्लाज्म का वो नेगेटिव इंचार्ज होता है, और इसके बाहर जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट होता है उस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये चार्ज डिफरेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के हवाले से बाहर का जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट वो पॉजिटिव, और इनसाइड जो न्यूरॉन है साइटोप्लाज्म में वो नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद जैसे एक और फिजिक्स के हवाले से क्वेश्चन है कि अपोजिट चार्जेस टेंड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है तो ये तो अपोजिट चार्जेस टेंड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर, पर ऐसे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज मेम्ब्रेन स्टोर्स एनर्जी बाय होल्डिंग अपोजिट चार्ज अपार्ट। जितने इनसाइड जैसे अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट है वो मेंटेन है, आउटसाइड जैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो मेंटेन है, क्योंकि मेम्ब्रेन स्टोर्स एनर्जी बाय होल्डिंग अपोजिट चार्ज अपार्ट, सेपरेट उन्होंने रखा है, इस मेम्ब्रेन ने रखा है। बिकॉज आसानी से ये जो जिस वजह से आप देखें ना ये चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव है वो आयंस होते हैं।
जैसे कि एनाइन केटाइन, जैसे आपने सुना होगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इन पे होते, ऐसे मॉलिक्यूल्स है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसे यकदम मूव करके नहीं आएंगे। ये चार्ज क्यों है, वाई, पहली बात की चार्ज क्यों है, बिकॉज ऑफ एनाइंस एंड केटाइंस की वजह से होती है। जैसे ऑर्गेनिक एनाइंस जो होते हैं न्यूरॉन के इनसाइड जो होता है, ऑर्गेनिक एनाइंस बहुत ही ज्यादा होते हैं इनसाइड द न्यूरॉन। ऑर्गेनिक एनाइंस जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऑर्गेनिक एनाइंस नहीं कहेंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये ऑर्गेनिक एनाइंस इतने बड़े मॉलिक्यूल है, तादाद में ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जैसे बाहर आए ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑर्गेनिक एनाइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इनसाइड द न्यूरॉन। द स्ट्रेंथ और वोल्टेज ऑफ न्यूरॉन्स स्टोर्ड एनर्जी, जिसको हम कहते हैं ना, न्यूरॉन के पास एक स्टोर्ड एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो वो किस सूरत में है, कैन बी, जैसे इन आयंस की सूरत में होती है, जैसे एक ऑर्गेनिक एनाइंस होते हैं और एक केटाइंस होते हैं। तो इस एनर्जी को मेजर भी किया जा सकता है। जैसे ये तो सब बातें ही होती, जैसे पर प्रैक्टिकली इसको मेजर किया गया था। जैसे एक रेस्टिंग न्यूरॉन था, रेस्टिंग न्यूरॉन जो जाइंट स्कड एनिमल यूज किया गया था। क्यों यूज किया गया था इस एक्सपेरिमेंट के हवाले से, बिकॉज उसकी न्यूरॉन की जो साइज होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। तो देन उसकी वजह से इसमें माइक्रो इलेक्ट्रोड पास किए गए, एक इनसाइड द न्यूरॉन और दूसरा एक आउटसाइड द न्यूरॉन या मेम्ब्रेन के बाहर का जो एनवायरनमेंट था, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उन दोनों को वायर्स की मदद से वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया गया। और देन जो है वोल्टेज इनका डिटरमाइन किया गया कि इनसाइड द न्यूरॉन वो वोल्टेज कितना होता है और आउटसाइड द न्यूरॉन जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसका वोल्टेज कितना है। तो यानी स्ट्रेंथ और वोल्टेज ऑफ न्यूरॉन्स स्टोर्ड एनर्जी कैन बी मेजर्ड विद माइक्रो इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू वोल्ट मीटर फिजिक्स। कैसे, एक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। जैसे ये न्यूरॉन जो उसकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप देखें एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, और ये जो है इसका साइटोसोल है। ये दरमियान में जैसे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो एक माइक्रो इलेक्ट्रोड जैसे लगाया गया जो साइटोसोल की मेजरमेंट किसके साथ, वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया। जब एक ऐसा न्यूरॉन जो रेस्ट में होता है तो उसका जो वोल्टेज उन्होंने मेजर किया था वो था -70 मिलीवोल्ट। तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि इनसाइड द न्यूरॉन जो होता है ऑर्गेनिक एनाइंस बहुत ज्यादा होते हैं। न्यूरॉन के अंदर ऑर्गेनिक एनाइंस बहुत ज्यादा हायर कंसंट्रेशन में होते हैं। इसका मतलब है इनसाइड जो एक नेगेटिव चार्ज है। तो these standard is to compare the inside of the cells relative to outside, यानी outside environment क्या है, inside क्या है। outside जैसे पॉजिटिव, तो वो क्यों, हम इस पे आते हैं, पर पहले आप थोड़ा सा ये देखेंगे inside जो environment नेगेटिव है और इसका जो मेजरमेंट की गई थी तो उस वक्त -70 मिलीवोल्ट आया था। कब कि इनसाइड जो न्यूरॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज वाले ऑर्गेनिक एनाइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि इसकी स्ट्रेंथ किस में है, इस पोटेंशियल डिफरेंस में है। नंबर 2, जैसे ये ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से बिकॉज न्यूरोलेमा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन है उसके इनसाइड जैसे आप देखें और आउटसाइड देखें, कंपेयर करें। इस इलस्ट्रेशन इधर बनाते हैं कि जिसमें हम इस मेम्ब्रेन के हवाले से देखेंगे कि इसकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी हम लेंगे, उसके अंदर हम ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन का छोटा सेक्शन लिया है, इस मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ये इनसाइड एनवायरनमेंट, न्यूरॉन की इनसाइड का एनवायरनमेंट है और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट जो फ्लूइड वाला एनवायरनमेंट है। थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इस पे बाहर की जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, इस न्यूरॉन के बाहर जो ये पॉजिटिव है, और इनसाइड जो आपने थोड़ी देर पहले नोट किया था इनसाइड जो है नेगेटिव है। इनसाइड नेगेटिव क्यों है, बिकॉज ऑर्गेनिक एनाइंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, ऑर्गेनिक एनाइंस जो हायर कंसंट्रेशन में है, और ये बड़े मॉलिक्यूल हैं जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये प्रोटीन यहाँ से पास नहीं हो सकेंगे, तो ये हमेशा जिन पे जैसे नेगेटिव चार्ज है। अब हम देखेंगे और कौन कौन सी चीजें हैं।
एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए, रिकॉल करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेजर कंपोनेंट, मेन फैब्रिक ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड मेन फैब्रिक है। पर उसके साथ साथ जैसे की कुछ एक चंद एक गेट्स होते हैं, जैसे चैनल की सूरत में काम करते हैं। उन्हीं प्रोटीन के इस गेट के जरिए सर्टेन आयंस पास हो सकेंगे। बाकी जैसे मेन फैब्रिक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, उसके जरिए जैसे ऐसे आयंस वगैरह पास नहीं हो सकेंगे। तो उसमें जो है गेट्स है, जैसे हम कहें कि गेट्स हैं, चैनल्स हैं, जिसमें आयन से उसी में से पर्टिकुलर आयन जो है वो पास हो सकता है। कुछ ऐसे जैसे गेट्स या चैनल्स होते हैं जिनमें मोस्टली तो एक ही स्पेसिफिक आयन उसी में से पास हो सकता है। प्रोटीन के ये बने होते हैं चैनल्स, एक स्पेसिफिक टाइप कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक या दो जो है ये टाइप के जो आयंस जो है पास हो सकते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप जो है, आप एग्जांपल ले सकते हैं। इस चैनल से या गेट से सोडियम एज वेल एज पोटेशियम आयंस जैसे पास होते हैं बाय द यूज ऑफ एटीपी। पर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऐसे आयन चैनल्स या गेट्स होते हैं। कौन कौन से आयन चैनल या गेट्स होते हैं? सबसे पहले 3 टाइप्स के चैनल्स को सीखेंगे। एक चैनल होते हैं जिन्हें कहते हैं लीक चैनल या लीकेज चैनल। ये हमेशा जैसे ओपन ही रहते हैं लीक चैनल्स। सोडियम का भी लीक चैनल है एज वेल एज पोटेशियम का भी लीक चैनल है। दूसरी जो चैनल्स की कैटेगरी जो दूसरी है उसमें वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, आयन चैनल्स हैं, जिनमें से अगर न्यूरॉन की इनसाइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट में चेंज होती है तो उसके रिस्पांस में ये चैनल ओपन होंगे या क्लोज होंगे, हर वक्त नहीं। लीक चैनल्स होते हैं ये ओपन ही रहते हैं। पर वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, एक सोडियम चैनल होता है और एक पोटेशियम चैनल होता है, ये इनको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। इसी तरह से एक और कैटेगरी है जिसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी एक तरह से प्रोटीन का जैसे गेट है, जिसकी मदद से हम आखिर में जब पढ़ेंगे तो 3 सोडियम आयंस जो है बाहर जाएंगे और उसके बदले में 2 पोटेशियम आयंस जो है, 2 पोटेशियम आयंस जो न्यूरॉन के अंदर आएंगे बाय द हेल्प ऑफ एटीपी की यूज से। तो एक पॉइंट अब हमने नोट किया है कि न्यूरॉन के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें इसमें 3 टाइप्स के ऐसे चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं। आयन चैनल्स में एक लीक चैनल या लीकेज चैनल, जो सोडियम लीकेज चैनल, पोटेशियम लीकेज चैनल होते हैं। ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली जिसमें आयंस की मूवमेंट होती रहती है। जैसे अगर एक साइड पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी साइड पे किसी आयन की कम है, तो उस डायरेक्शन में ये मूव होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयंस जो है मुसलसल अगर एक न्यूरॉन रेस्ट में है तो पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर जा रहे होते हैं। आपको थोड़ी नॉलेज तो मौजूद है ना आपके पास, इससे इनसाइड न्यूरॉन शुरू में पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और बाहर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। पोटेशियम आयंस की चैनल भी ऐसे लीक चैनल भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बाहर जाते रहते हैं, मुसलसल बाहर जाते रहेंगे न्यूरॉन से इनसाइड टू आउटसाइड ये बाहर जाते रहेंगे। तो जाहिर है पीछे क्या रह जाएगा, नेगेटिव वाले चार्ज वाले कंपोनेंट्स ज्यादा होंगे, तो इनसाइड उनका जो है नेगेटिव होता है, बाहर जो है उनका पॉजिटिव होता है। ये जो ऑर्गेनिक एनाइन बड़े हैं ये फिक्स है, ये कोई इनकी मूवमेंट नहीं होती है, इनकी कभी भी नहीं मूवमेंट होती है ऑर्गेनिक एनाइन की। इनकी साइज इतनी बड़ी है, ना ही इनको बाहर निकलने के लिए कोई गेट या चैनल दिया गया है। गेट या चैनल जो है मौजूद है वो सिर्फ आयंस की मूवमेंट के लिए होते हैं। सिर्फ आयंस जो इनसाइड और आउटसाइड जैसे ये मूव कर सकते हैं। कौन कौन से आयंस जो आगे हम पढ़ेंगे नर्व इंपल्स में जिनका रोल होगा, सोडियम पोटेशियम, इनकी जो मूवमेंट होगी कभी जैसे अंदर या बाहर आएंगे तो उनकी मेजरमेंट जैसे की गई थी वोल्ट मीटर के जरिए, तो पता चला, हमें पता चल रहा कि ये आयंस किस तरह मूव हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, जिसे नर्व इंपल्स कहते हैं। इस सिग्नल या मैसेज को कहते हैं नर्व इंपल्स। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि जैसे लीक चैनल की कैटेगरी, लीक चैनल बुक के अंदर ऐसे क्लियर जो है टॉपिक्स ऐसे नहीं है। लीक चैनल एक है जैसे पोटेशियम चैनल, पोटेशियम चैनल की जो कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऐसे लीक चैनल जो पोटेशियम चैनल है
पोटेशियम चैनल्स हैं, ये इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मोर होती है, तो ये हमेशा इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन टू आउटसाइड जैसे मूव होते रहते हैं। इनसाइड टू आउटसाइड जब मूव होते रहते हैं, यू नो वेरी वेल पोटेशियम पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूरॉन से ये बाहर निकलते रहते हैं। न्यूरॉन का ये इनसाइड इन्वायरमेंट है साइटोसोल का, और ये आउटसाइड इन्वायरमेंट है। तो आउटसाइड जैसे रेस्टिंग कंडीशन में आपको पता है कि उसपे पॉजिटिव चार्ज होती है, और इनसाइड जो चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है। उसका एक रीजन ये भी ऐसे लीक चैनल जो है पोटेशियम लीक चैनल है, ये जो है पोटेशियम आयंस को ज्यादा इसमें ऐसे चैनल होने की वजह से पोटेशियम जो है यहाँ से आउटसाइड मूव होती रहती है और इनसाइड एनवायरमेंट नेगेटिव इंचार्ज होता है। दूसरा लीक चैनल होता है सोडियम चैनल होता है, सोडियम लीक चैनल है, पर इनकी तादाद कंसंट्रेशन कम है। सोडियम चैनल्स ऐसे होते हैं जो लीक चैनल्स कहलाते हैं। ये इसके लिए ओपनिंग या क्लोजिंग का वोल्टेज से कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये वोल्टेज गेटेड नहीं है। ऐसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली आयंस की मूवमेंट होती रहती है। ये चैनल या गेट या जो प्रोटीन मॉलिक्यूल के बने होते हैं उनके जरिए ये जैसे इनसाइड या आउटसाइड मूव होते रहते हैं, इनका कोई इतना बड़ा जैसे वोल्टेज में डिफरेंस लाने की ये सबब शुरू में नहीं होते हैं। वोल्टेज में जो डिफरेंस आता है वो आगे जब भी कोई स्टिमुलस मिलेगा तो ही देन वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे तो उसके अंदर आगे डिफरेंस आएगा। तादाद भी कम होती है और या ये अंदर या बाहर जा रहे हैं तो इसका इतना बड़ा फर्क नहीं होता है। और जैसे सोडियम पे भी जैसे यू नो वेरी वेल पॉजिटिव चार्ज होती है। हालांकि शुरू में जो न्यूरॉन जब रेस्ट में होता है, आउटसाइड एनवायरमेंट अगर देखा जाए तो आउटसाइड एनवायरमेंट सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। आउटसाइड द न्यूरॉन उसमें सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। दे आर मोर कंसंट्रेटेड आउटसाइड द न्यूरॉन। न्यूरॉन के बाहर जो है सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इनसाइड द न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर में जैसे पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। हमारे स्टूडेंट्स के जहन में या हमारे ख्याल में यही होता है कि जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इनसाइड नेगेटिव हम क्यों इसको कंसीडर करते हैं। एक सवाल हमेशा गर्दिश करता रहता है, एक सवाल हमेशा हमारे जहन में गर्दिश करता रहता है। जब पोटेशियम पे भी जैसे हम कहते हैं पॉजिटिव है और फिर भी हम कहते हैं कि इनसाइड जो नेगेटिव है, ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑर्गेनिक एनाइंस होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन या तादाद ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक एनाइंस या कंसंट्रेशन की जो तादाद ज्यादा होती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, ये जैसे रूम है, इस रूम के अंदर कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें जैसे ब्लू कलर जो है उनकी जो कपड़े ज्यादा है। आउटसाइड स्टूडेंट जैसे बैठे हैं उनमें रेड कलर की जो है कपड़े उनकी तादाद जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादा है। तो ब्लू और रेड का हम कंपेयर कर रहे हैं, पर इस रूम के अंदर जो है व्हाइट क्लॉथ्स वाले इतने ज्यादा हैं कि अगर ये ब्लू वाले जैसे बाहर भी जाएंगे या अंदर आएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने जो तादाद व्हाइट वाली मौजूद है। तो इस वजह से ये जो पोटेशियम चैनल है जिनपे जैसे पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम चैनल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। पोटेशियम अगर इधर पॉजिटिव वाले भले ज्यादा हो एज कंपेयर टू सोडियम भले ज्यादा हो, पर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? कंसंट्रेशन हम नोट करें ऑर्गेनिक एनाइंस की ज्यादा है, इस वजह से इनसाइड एनवायरमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, भले इस पे पॉजिटिव चार्ज है कोई इशू नहीं, और ये इसमें जो है सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, वो तो आउटसाइड का एनवायरनमेंट है। इनसाइड न्यूरॉन साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर इतनी ज्यादा तादाद है कि अगर ये पोटेशियम आयंस अगर बाहर भी जाए तो वो ये या जिस तरह से शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनसाइड जो है या अंदर भी पड़े हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनसाइड न्यूरॉन ऑर्गेनिक एनाइंस की जो तादाद या कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ऑर्गेनिक एनाइन की। दूसरे जो चैनल है जिन्हें हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, थोड़ी डेफिनेशन अब पढ़नी है, थोड़ा बेल भी लग गया है, टाइम जाया हो गया। वोल्टेज आज सिर्फ गेट्स को ही हम पढ़ेंगे कि वोल्टेज गेटेड चैनल कौन से हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल, न्यूरॉन वोल्टेज गेटेड चैनल एक हेडिंग पे आते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं, एक होता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है और दूसरा होता है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, दे आर ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये चैनल्स हैं।
प्रोटीन के बने हुए, जो बिकॉज मेन फैब्रिक तो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग द डीपोलराइज्ड सेल। डीपोलराइज्ड सेल हम पढ़ेंगे +40 या +50 तक वोल्टेज जाएगा एक्शन पोटेंशियल के दौरान टू द रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में यानी वापस -70 मिली वोल्ट या -90 मिली वोल्ट तक लाने के लिए जो चैनल वर्क करेंगे वो होंगे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। तो ये ओपन क्यों हुए? ओपन इस वजह से हुए जैसे जब एक्शन पोटेंशियल होगा, जब इनसाइड द न्यूरोलेमा जो है +50 तक चार्ज आएगी, तो उस जगह पे फौरन जो है सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, और उस वजह से, उस रीजन की वजह से पोटेशियम जो ये चैनल है जो वोल्टेज गेटेड होंगे ये ओपन होंगे। ओपन होंगे तो जाहिर है इनकी जो आउटवर्ड मूवमेंट जरा फास्टर जाएगी, और वापस जो वोल्टेज है +50 से वापस -70 तक आता है। यही रोल होता है इन वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल का। इसी तरह से एक और वोल्टेज गेटेड जो चैनल होते हैं जिन्हें कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स का काम क्या होता है? जब भी नर्व इंपल्स मिलता है रेस्टिंग न्यूरॉन को, तो वोल्टेज आपको पता है -70 से +50 तक गए बिकॉज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की ओपनिंग की वजह से। तो एट रेस्टिंग, जैसे रेस्टिंग पोटेंशियल -70 होता है, और उसके बाद जब ये एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा -70 से +50 तक आएगा, तो ये बिकॉज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फास्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे लीक चैनल तो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर या बाहर जिस तरह से आते रहते हैं, पर ये वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स होते हैं तो उसके अंदर जैसे जरा फास्टर मूवमेंट ऑफ आयंस होगी, और व्हेन स्टिमुलेटेड जैसे न्यूरॉन रेस्ट में होता है, तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल अलाउ सोडियम टू एंटर इनटू द सेल, और वोल्टेज हो जाएगा -70 से +40 या +50 तक आता है। ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का काम होगा। एक हमने लीक चैनल पढ़ा, दूसरा जो है वोल्टेज गेटेड चैनल पढ़े। अब तीसरा एक टर्म है, तीसरा टर्म है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। वोल्टेज गेटेड चैनल को हम देखते हैं कि जैसे एट रेस्टिंग पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज होते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज होते हैं, वोल्टेज गेटेड की बात हो रही, लीक चैनल की नहीं। पर जैसे ही स्टिमुलस मिलता है तो आपको पता है ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे। सोडियम चैनल मींस प्रोटीनियस गेट है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम आयंस ज्यादा थे, वो वहां से मूव करके इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में अंदर आ गए, न्यूरॉन के अंदर आ गए। अब जो वोल्टेज होगा -70 से +50 तक होगा, ये बिकॉज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का काम होता है। जैसे +50 हो जाएगा तो ये सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर जाते हैं। कोई आइडिया जैसे इस टॉपिक के बारे में आपने एक बार तो पढ़ा होगा, थोड़ी सी मौजूद है। तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल का काम। आखिरी हेडिंग पे हम आते हैं जो है सोडियम पोटेशियम पंप की है। तो सोडियम पोटेशियम पंप भी एक प्रोटीनियस गेट होते हैं, उनकी ऐसी स्ट्रक्चर है जैसे ये सोडियम पोटेशियम पंप है। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीनियस ऐसे गेट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो प्रोटीन के बने जो गेट है। इनका काम ये होता है जब इनसाइड जैसे एक एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा तो इनसाइड जो है सोडियम आयंस जब आते हैं इनको बाहर भेजना होता है। कैसे? जब 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे और उसके बदले में इस गेट की स्ट्रक्चर ही ऐसी बनी हुई है, 3 सोडियम आयंस जो बाहर जाएंगे, बदले में 2 पोटेशियम आयंस अंदर आएंगी, और ये सोडियम पोटेशियम पंप जो ऑपरेट करेगा बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी ड्राइव इन है, एटीपी ड्राइव इन है। तो होता क्या है, जैसे आप देखें 3 सोडियम चैनल, इस सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे और बदले में 2 पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे। इसकी एक्सपेंडिचर से, एक एटीपी मॉलिक्यूल की एक्सपेंडिचर से इस पंप को हम कहेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। तो आज जस्ट हमने कोई बात नई सीखी ही नहीं है जो टॉपिक के हवाले से, जस्ट 3 हेडिंग सीखी है। एक लीक चैनल क्या होते हैं, नंबर 2 वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं, नंबर 3 सोडियम पोटेशियम पंप क्या है। ठीक है, इनको थोड़ा घर जाके थोड़ा सा रिवाइज करना और रोल देखना। कल जो है मेन टॉपिक यानी एक्शन पोटेंशियल, नर्व इंपल्स और उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल एक मेन हेडिंग होगी,
उसको हम सीखेंगे। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि ये ज़रा बेसिक्स है, आप बेसिक्स सीखेंगे तो आगे चीज़ें काम आएँगी।